Hi friends, welcome back to our YouTube channel Medical Solver and another new video after long time। इसलिए आप सभी को और आपका फैमिली, आपका दोस्त, रिश्तेदार सभी को मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल की तरफ से ग्रैंड हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर नया साल में मैं नया नया वीडियोस लाता हूँ, नया नया अपडेट लाता हूँ। इसलिए आज हम बात करेंगे बीटा एसीजी टेस्ट के बारे में, यानी बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट करने के बाद उस रिपोर्ट को आप खुद से कैसे समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। प्रैक्टिकली मैं आपको पढ़ा के समझाऊंगा कि उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, और साथ में और भी बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप हर वीडियो में, मैं पिछला जितने भी सारे वीडियो बना चुका हूँ बीटा एसीजी के बारे में, उस वीडियो में आप में से बहुत सारे ऑडियंस कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स किए हैं। जैसे कि बीटा एससीजी का जो एक्चुअल नॉर्मल रेंज है, बहुत सारे रिपोर्ट में दिया जाता है कि 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक्चुअली क्लिनिकल स्टडीज के हिसाब से इसका एक्चुअल वैल्यूज कितना होना चाहिए, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। उसके अलावा अगर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा हाई आता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, और पॉजिटिव आने के बाद भी आपको कौन सा स्टेप लेना है। और भी बहुत सारे कमेंट्स आया था, जैसे कि आप अगर आपका ट्विन प्रेगनेंसी है, यानी चाहे वो नेचुरल हो सकता है या फिर आप एम्ब्रो ट्रांसफर किए हैं, एआरटी ट्रीटमेंट यानी आईवीएफ इक्सी वगैरह किए हैं, तो ट्विंस बेबी अगर आपका है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं बीटा एसएसजी रिपोर्ट को देखने के बाद उसका वैल्यूज कितना आना चाहिए। तो इन सभी कन्फ्यूजन का रिप्लाई सिर्फ इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट है। आपका फ्यूचर में किसी भी टाइम किसी भी तरह का काम पे आ सकता है, इसलिए आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए, कहीं भी जगह में स्किप न किए, एंड तक जरूर आपको देख के जाना है। और अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना, और इस वीडियो को मस्ट भी शेयर कर देना, जिसकी वजह से आपका साथ साथ दूसरे किसी का भी हेल्प हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीटा एससीजी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में आज से लगभग 1 से 2 साल पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया, शायद आपने उस वीडियोस को देखे होंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल है, इसलिए वीडियो को कहीं भी जगह में स्किप मत किए, एंड तक जरूर देख के जाना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक पेशेंट का बीटा एससीजी टेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ा के समझाऊंगा, और पेशेंट का जो डिटेल्स है और लैब का डिटेल्स मैंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर नहीं दिखाया, जस्ट मैं आपको रिपोर्ट को पढ़ के समझाऊंगा। और ये जो रिपोर्ट फॉर्मेट होता है, बहुत सारे लैब का अलग अलग सब होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, एक बीटा एसएसजी टेस्ट है, रिपोर्ट है। यहाँ पर टेस्ट नेम, टेक्नोलॉजी, वैल्यूज और यूनिट्स। यहाँ जो यूनिट्स दिया गया आप देख रहे हैं, MIU पर ml। MIU का मतलब है मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml, और कुछ लैब में हो सकता है कि NG पर ml में दिया जा सकता है। NG का मतलब है नैनोग्राम पर ml में दिया जाता है। तो उसको आपको कैलकुलेट करना है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ज्यादातर जो होता है MIU पर ml इसमें दिया जाता है, इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है, कौन सा मेथड को उपयोग किया गया है, CMIA। और भी बहुत सारे टेक्निक होता है, जैसे कि ECLIA एक मेथड होता है। अलग अलग सा लैब का अलग अलग सा टेक्निक होता है। और यहाँ देख सकते हैं जो वैल्यूज है, यानी जो रिजल्ट है इस पेशेंट का 4571.78 आ चुका है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं रेफरेंस रेंज दिया गया है, जो कि बीटा एससीजी का जो रेफरेंस रेंज होता है कितना होना चाहिए वो दिया गया है। और इस साइड में आप देख रहे हैं 10 MIU पर ml, यानी 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से अगर कम है तो उसको नेगेटिव कहा जाता है। और ये जो आप वैल्यूज देख रहे हैं, बहुत सारे लैब का जितने भी सारे लैब होता है उस लैब का हिसाब से अलग अलग सा वैल्यूज होता है। जैसे कि कुछ लैब का हिसाब से 5 होता है, कुछ लैब का 10 होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग सा होता है। तो इसका भी रियलिटी में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल कितना होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फ्यूजन, जो पिछला वीडियो में बहुत सारे आपने कमेंट किए हैं, उस कमेंट को मैं जो आपका कॉन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ देख सकते हैं एक समरी टेबल दिया गया है, जो कि डिटेल्स में, जो कि प्रेगनेंसी का जो वीक्स है, वीक्स के हिसाब से जितने भी सारे वीक्स है, जैसे कि फर्स्ट से लेकर, यानी फर्स्ट वीक से लेकर यहाँ देख सकते हैं 39 वीक्स तक,
मिनिमम 39 वीक्स तक कितना होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं जो प्रेगनेंसी का वीक्स के हिसाब से जो रेंज है, ये यहाँ पर जितने भी सारे रेंज दिए गए इस साइड में आप देख रहे हैं, तो ये जो रेंज है ये मिनिमम टू मैक्सिमम दिया गया है, ठीक है। और ये जो रेंज आप देख रहे हैं कुछ पेशेंट का हिसाब से अलग अलग सा हो सकता है, जो हेल्दी प्रेगनेंसी है उसका हिसाब से भी अलग अलग सा हो सकता है, और कुछ पेशेंट का अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उस सिचुएशन में भी इससे ज़्यादा या फिर इससे डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम एक जो प्रेगनेंसी का वीक्स का हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको समझना है। ओवरऑल जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो 10 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस साइड में आप देख रहे हैं फर्स्ट टू सेकेंड वीक्स, तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए 10 से 94, 10 से 94 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, अभी जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल स्टडी करके ऐसा देखा गया है, अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल स्टडीज, साइंटिफिक एविडेंस की बात करूँ, एक रिसर्च करके ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे लैब का अलग अलग सब फॉर्मेट जो दिया जाता है, 10 का ऊपर होना चाहिए, 5 का ऊपर होना चाहिए तभी पॉजिटिव। 10-5 ये माइनर नहीं करता है, ये अर्ली वैल्यूज होता है, ठीक है। अगर आपका प्रेगनेंसी आया है, यानी जो एक्चुअल क्लिनिकल एविडेंस का हिसाब से इसको माना जाता है, 25 का ऊपर आता है, 25 MIU पर ml का ऊपर आता है तभी उसको पॉजिटिव माना जाता है। ये क्लिनिकल स्टडीज के हिसाब से देखा गया है। तो ये जो वैल्यूज मैंने आपको बताया 25 MIU पर ml का ऊपर होना चाहिए, ये जब आता है तभी पॉजिटिव होता है। और ये जो वैल्यूज है यानी 25 है, ये हर ईच 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक बढ़ सकता है, डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 25 से कम आ रहा है, ध्यान से सुनना है, अगर आपका वैल्यूज 25 से कम आ रहा है तो उस सिचुएशन में आपको मे भी हो सकता है कि आपको हर 48 से 72 घंटा अंतर आपको रिपीटली करना पड़ सकता है। कभी कभी हो सकता है कि वैल्यूज कम आता है, और उस सिचुएशन में जब आप 48 आवर्स, एवरी 48 आवर्स या फिर एवरी 72 आवर्स तक आप करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप कभी कभी देखने का कोशिश करोगे कि कुछ पेशेंट का वैल्यूज बहुत ही अर्ली आता है, यानी 25 से कम आता है, तो डॉक्टर रिपीटली करता है। सो ओवरऑल अगर आपका जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव होता है तो उन सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर का प्रोटोकॉल, उसका ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको चलना है। और हो सकता है कि आपका जो आपने टेस्ट किया है, रिपोर्ट आपका नेगेटिव आया है, तो उसके बाद आपका एवरी 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक आपका जो रिपोर्ट है रिपीटली किया जा सकता है, जिसकी वजह से कभी कभी नेगेटिव आता है, कम आता है, अर्ली वैल्यूज आता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो वैल्यूज है डबल या फिर इंक्रीज हो सकता है। और कभी कभी देखने का कोशिश करोगे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। तो डॉक्टर का प्रोटोकॉल का हिसाब से चलना है। बाकी अगर आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा हायर आता है, हायर का मतलब है कि इस साइड में आप देखने का कोशिश करोगे, यहाँ पर दिया गया है 5th से लेकर 6th वीक्स में जो होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं 90,600 जो रिजल्ट आता है, या फिर यहाँ देख सकते हैं आप 6 to 7 वीक्स आप देख सकते हैं 1,39,800, ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कभी कभी आप देखने का कोशिश करोगे कि आपका जो स्टेज चल रहा है, यानी जो वीक्स चल रहा है, वो फर्स्ट टू सेकेंड वीक्स या तो फिर सेकेंड टू थर्ड वीक्स में अगर इतना ज़्यादा वैल्यूज इंडिकेट कर रहा है, या तो फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी हो सकता है। तो उन सिचुएशन में भी कुछ दिक्कत हो सकता है। जैसे कि एक डिजीज होता है ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का मतलब है कि अगर आपका जो वीक्स है, वीक्स के हिसाब से आपका वैल्यूज बहुत ज्यादा शो होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख होता है, तो उन सिचुएशन में ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो सकता है, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी, या फिर ट्यूमर सेल प्रेगनेंसी के अलावा ट्यूमर सेल हो सकता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या तो फिर मिसकैरेज होने वाला है। तो उन सिचुएशन में आपको डॉक्टर से बहुत जल्द कंसल्ट करना है, और डॉक्टर का प्रोटोकॉल का हिसाब से, ट्रीटमेंट का हिसाब से चलना है। और अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है या तो फिर जो कलरिंग डिस्चार्ज हो रहा है, तो उन सिचुएशन में ज़्यादा लेट ना करके आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। उसके अलावा आपको मे बी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह भी करना पड़ सकता है, तभी कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। बाकी अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव भी आता है, तो फिर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पॉजिटिव आने के बाद आपका जो मेडिसिन वगैरह है
उसका डोज चेंज हो सकता है, या तो फिर डॉक्टर का प्रोटोकॉल अलग अलग सा होता है। तो पॉजिटिव आने के बाद भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। सो नेचुरल प्रेगनेंसी का सिचुएशन में यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी का सिचुएशन में आपको कब करना चाहिए ये भी आपको समझना है। देखिए, आपका जो पीरियड का डेट है वो अगर मिस हो चुका है, आपका एक्सपेक्टेशन डेट का हिसाब से आपका बहुत दिन हो चुका है, उसके बाद आप करा सकते हैं। या फिर अगर आपका जो ओवुलेशन का डेट था, ओवुलेशन का जो डेट होता है ये हर एज में अलग अलग सा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। लगभग मान के चले कि 14 दिन के आसपास ओवुलेशन होता है। तो आपका जो पीरियड का डेट था और ओवुलेशन का डेट था, उस ओवुलेशन का डेट से लेकर आपको टोटल 10 से 14 दिन के बाद आपको बीटा एसीजी टेस्ट करना है। तभी आपको अगर आपका नॉन नेचुरल प्रेगनेंसी है तभी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल प्रेगनेंसी आने का 11 दिन के बाद लगभग बीटा एसीजी टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव पाया जा सकता है नेचुरल प्रेगनेंसी यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी के केसेस में। और अगर आप एआरटी ट्रीटमेंट किए हैं यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट आता है, जैसे कि आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इक्सी होता है यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके अलावा आईयूआई होता है, इंट्रा यूटरिन इंसेमिनेशन, सरोगेसी मदर भी होता है। तो उन सिचुएशन में थोड़ा सा अलग अलग सा डे में आपको करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप आईयूआई किए हैं यानी इंट्रा यूटरिन इंसेमिनेशन किए हैं, तो उन सिचुएशन में जिस दिन आईयूआई किया गया है उसका जस्ट गिनती करके आपको 14 से 16 दिन में इस बीटा एसीजी टेस्ट करना है, जिसकी वजह से आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। यानी बीटा एसीजी रिजल्ट अर्ली जो प्रेगनेंसी है उसको डिटेक्ट करता है। उसके अलावा अगर आप आईवीएफ या फिर इक्सी किए हैं तो उन सिचुएशन में 3 कंडीशन हो सकता है। नंबर 1 है फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफर। देखिए, फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफर का मतलब है कि आपका जो एम्ब्रो सेल तैयार हुआ है उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद बहुत जल्दी ईटी यानी एम्ब्रो ट्रांसफर किया गया है। तो उन सिचुएशन में आपको लगभग जिस दिन से आपका एम्ब्रो सेल ट्रांसफर हुआ है वहां से गिनती करके आपको मिनिमम 12 से 14 दिन में ही आपको बीटा एसीजी टेस्ट करना है। उसके अलावा और एक है फ्रोजन एम्ब्रो सेल ट्रांसफर। तो फ्रोजन का मतलब है कि आपका जो एम्ब्रो सेल तैयार हुआ है उसको फ्रीजिंग किया गया है, किसी भी रीजन से फ्रीजिंग करना पड़ सकता है, उसके बाद उसको थॉ किया गया है। उसके बाद यानी जो फ्रीजिंग किया जाता है कुछ महीना हो सकता है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। उसके बाद उसको थॉ करके उसको ट्रांसफर किया गया है। तो उस ट्रांसफर से लेकर आपको मिनिमम 13 से 14 दिन में ही इस बीटा एसीजी टेस्ट करने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल सकता है। और अगर इनमें से ब्लास्टोसिस्ट किया गया है तो उन सिचुएशन में आपको मिनिमम 9 से 12 दिन में इस बीटा एसीजी टेस्ट करने के बाद कंफर्मेशन मिल सकता है। और ये जो फ्रोजन एम्ब्रो सेल ट्रांसफर मैंने आपको बताया जो कि 13 से 14 दिन के अंदर आपको यानी 13 से 14 दिन में आपको करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्टार्ट होने के बाद जिस दिन से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर 13 से 14 दिन में आपको मे बी बीटा एसीजी टेस्ट करना पड़ सकता है। अच्छा, आप लोगों का एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये जो ट्विन प्रेगनेंसी केसेस में यानी चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो गया या तो फिर ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि एम्ब्रो सेल ट्रांसफर हुआ है, 2 एम्ब्रो सेल ट्रांसफर हुआ है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो आप कैसे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपका जो ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं। तो इन सिचुएशन में अगर आप बीटा एसीजी टेस्ट किए हैं तो उसके हिसाब से जो वीक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी सारे वीक्स दिए गए उसका हिसाब से जो वैल्यूज यहाँ पर दिया गया है, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि यहाँ पर जो सेकेंड टू थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी सारे वैल्यूज दिए गए हैं ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में दिए गए यानी लगभग मान के चलिए सिंगल प्रेगनेंसी में दिए गए। अगर आपका ट्विन प्रेगनेंसी है तो यहाँ से जो आप वैल्यूज देख रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या तो फिर इससे डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो तभी आपको समझ लेना है कि आपका ट्विन प्रेगनेंसी हुआ या नहीं। बाकी अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है यानी ये जो वैल्यूज है कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसी को एक्चुअल डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअल आपको पता लगाने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल सकता है। बीटा एसीजी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको यूपीटी टेस्ट भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा डॉक्टर का प्रोटोकॉल का हिसाब से उसका ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको सोनोग्राफी वगैरह भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर का हिसाब से जो स्कैन वगैरह होता है, एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन वगैरह होता है, वो भी आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जांच किया जाता है जैसे कि क्वाड्रपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर वगैरह, ये भी आपको करना पड़ सकता है।
अब लास्ट में आप सभी को एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो कि आप लोगों का मन में होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो सेल ट्रांसफर हुआ है या तो फिर जो नेचुरल प्रेगनेंसी उनको हुआ है, तो उन सिचुएशन में बहुत जल्दी उन लोग एबिटाइसिस टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको जो डे बताया उसका हिसाब से आपको करना है, इससे पहले आपको नहीं करना है। तो रिसर्च का हिसाब से ऐसा देखा गया है कि 5 दिन पहले, चाहे आप नेचुरल आपका जो नेचुरली हो या तो फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर हो, वहां से लेकर 5 दिन पहले बीटा-एसिड टेस्ट करना ये डेफिनेटली ठीक नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज आता है ये सही नहीं आता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसकी वजह से आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में नेगेटिव एक्टिविटी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की इस वीडियो देखने के बाद आप सभी का मन में जितने भी सारे कन्फ्यूजन था बीटा एसएचजी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, आई होप मैंने क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अभी तक आपका मन में किसी भी तरह का क्वेरीज रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे किसी भी तरह का क्वेरीज आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।